ओके द आज हम देखेंगे कि कुछ कुछ गियर ट्रेन कल ऐसे भी डिस्कस किए हैं, प्रीवियस डे में डिस्कस किए थे कि सिंपल गियर ट्रेन क्या होता है। तो ये एग्जांपल है सिंपल गियर ट्रेन का। सिंपल गियर ट्रेन का एग्जांपल है। इसमें हमारा एक गियर क्या होगा, इसमें गियर 1, गियर 2, गियर 3, गियर 4, गियर 5, ये 5 गियर है। और इसमें ओड नंबर, जैसे ये स्टार्ट होता है ओड नंबर से, तो ये इवन नंबर मतलब 2 नंबर इवन नंबर, फिर ये ऑड नंबर, फिर इवन ये ऑड नंबर। तो हर गियर का अपना अपना अलग अलग शाफ्ट होता है, उसको बोलते हैं सिंपल गियर ट्रेन्स। तो ये मेरा, अगर इसको हम इनपुट बोलते हैं, ये इनपुट हुआ, तो ये मेरा आउटपुट होगा। ओके, तो ये आउटपुट हो गया। तो इनपुट से हम दिए और आउटपुट हमारा निकल गया। तो इसका स्पीड क्या होगा और इसका स्पीड क्या होगा? अगर इनपुट का हम स्पीड n1 दिए, एग्जाम्पल n1 दिए हैं, तो n5 का रिजल्ट क्या होगा? ठीक है ना। तो ये जो गियर चेन है, ये 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 होते हुए पहुंचेगा। तो अगर हम ये चीज हम जानते हैं कि जब दो गियर आपस में रहता है, ओके, जब दो गियर आपस में रहता है, अगर इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 है, तो दूसरे का होगा ओमेगा 2, क्योंकि दोनों का साइज अलग है, तो नंबर ऑफ टीथ भी अलग अलग होगा। तो तुम क्या जानते हैं कि ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 मतलब आउटपुट बाई इनपुट इक्वल टू, ओके, ये निकल जाएगा n2 बाई n1। ओके, उसके बाद फिर जब ये भी होता है तो हम लोग T1 बाई T2 कर सकते हैं। तो इसमें याद करने की जरूरत ये है कि अगर तुम इनपुट इसको लिए हो, आउटपुट ये लिए हो, और जिसका रेशियो तुम लिखोगे, जैसे ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 लिखे हैं, तो तीत का जस्ट उल्टा लिखोगे, T1 बाई T2। ओके, ये मैं जो गियर रेशियो निकल जाता है मेरा। तो इसको कैसे हम बनाया जाएगा उसको हम यहाँ पे दिखाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो n2 बाई n1 इक्वल टू T1 बाई T2 किया गया है। तो n2 मतलब कि ये सेकेंड गियर को 1 के साथ मैच किया गया। तो अगर n1 का स्पीड n1 है, तो n2 का स्पीड क्या होगा? n2 बाई n1 इक्वल टू T1 बाई T2। तो n1 का स्पीड, तो n2 का स्पीड हो जाएगा T1 बाई T2 n1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछता है, खास के कॉम्पिटिशन्स में। तो T1 बाई T2 इंटू N1। तो अगर N1 दिया हुआ होगा, तो हम पहले वाले 30 को दूसरे वाले 30 से भागा देंगे और N1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा N2 निकल जाएगा। तो इट्स द रेशियो फॉर द 1 and 2 गियर, सिमिलर टू द रेशियो बिटवीन 2 and 3। तो 2 3 के बीच में क्या होगा देखो, तो N3 बाई N2 इक्वल टू T2 बाई T3। इसी तरह से N4 बाई N3 का मिलाएंगे हम लोग, इसका मिलाएंगे, तो ये तुमको इसका रेशियो हो जाएगा T3 बाई T4। और फिर N4 बाई N5 को मिलाएंगे, तो ये तुमको निकल जाएगा N5 मतलब आउटपुट बाई N4 डिवाइड बाई नंबर ऑफ टीथ ऑफ T4 बाई T5। ये इक्वेशन सिमिलर जो हम एक इक्वेशन यूज करते हैं उसी को यूज करते हैं। अब क्या करेंगे कि जितना भी N2 वाले को हम एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टीथ वाले को एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो n2 बाई n1 के लिए T1 बाई T2, n3 बाई n2 के लिए T2 बाई T3, n4 बाई n3 करके इस तक सॉल्यूशन आ गया। अब देखो क्या क्या कटेगा, जो n2 यहाँ से n2 कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ से n4 कैंसिल हो जाएगा, फिर n3 कैंसिल, जो क्या बचेगा मेरा पास रिजल्ट आएगा n5 बाई n1। अब देखो यहाँ पे T2 है, T2 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद T3 कैंसिल हो जाएगा, T5 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट आएगा T1 बाई T5। तो सिंपल गियर ट्रेन में हमको आउटपुट का रिजल्ट निकालना है, तो आउटपुट बाई इनपुट इक्वल टू इनपुट का तीत एंड आउटपुट का तीत के बराबर हो जाता है। तो ये चीज हमको जानना है।
तो ये हमारा क्या था कि द वेलोसिटी रेशियो जो हम जानते थे कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द फॉलोअर टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द ड्राइविंग गियर, उसको बोलते थे वेलोसिटी रेशियो हम लोग हैं। ओके, और गियर रेशियो क्या कहते हैं? नंबर ऑफ टीथ ऑन द पिनियन। ओके, गियर टू द पिनियन, ये कहलाता है गियर रेशियो। दोनों में अंतर, थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना इसमें है। ओके, तो मेरा निकल जाता है ड्राइवर टू ड्राइवन, जिसको चलाया जा रहा है और जिसको चलाने वाला हो गया, तो ठीक है। ओके, ड्राइवन बाय ड्राइवर, ये निकल गया मेरा वेलोसिटी रेशियो। तो ये क्या निकला मेरा? वेलोसिटी रेशियो निकल गया, क्योंकि N5/N1 आया, तो N5 मतलब ड्राइवेन, तो ये हो गया ड्राइवेन जिसको चलाने वाला, और ये हो गया ड्राइवर जो चला रहा है। तो चलाने वाला N5 बाय चलाने जिसको चलाया गया है बाय दिस वन, टीथ निकल जाएगा T1/T2। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये हुआ। इसी को बोलते हैं स्पीड रेशियो या वेलोसिटी रेशियो। इसी को अगर हम इन्वर्स कर देंगे तो वो कहलाएगा ट्रेन वैल्यू। तो ट्रेन वैल्यू मतलब हो गया N5, मतलब ये मेरा जस्ट स्पीड रेशियो उल्टा हो जाता मेरा है यहाँ पे। हाँ, ये चीज हो गई यहाँ पे। तो ये स्पीड रेशियो ये निकला मेरा, और इक्वल टू जो होगा मेरा ट्रेन वैल्यू, उसका इन्वर्स हो जाएगा रेसिप्रोकल्स का। ओके, तो स्पीड रेशियो निकल जाएगा 1 का 2 के साथ, मान 1 के साथ 2 के साथ इसका निकल जाएगा। ये जो निकला मेरा ट्रेन वैल्यू, जिसको हम लोग वेलोसिटी रेशियो बोलेंगे। तो ट्रेन वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन का बात आ रहा, मतलब बहुत सारा गियर ट्रेन का आ रहा, सिस्टम आ रहा है। तो ये हो गया ट्रेन वैल्यूज, जो कि वेलोसिटी रेशियो के बराबर हो गया। इसी का उल्टा कर देंगे तो वो निकल जाएगा स्पीड रेशियो। तो स्पीड रेशियो ऑफ दिस सिंपल गियर क्या चीज हो जाएगा? तो N1/N2, तो N1/N5 कहलाएगा स्पीड रेशियो। अब आते हैं दूसरा एग्जाम्पल हम लोग हैं। ये जो तस्वीर तुम्हारे सामने है, ये कंपाउंड गियर का एग्जाम्पल है। कंपाउंड गियर का मतलब होता है, यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो एक गियर है, गियर 1, उसके बाद गियर 1 जो है वो गियर 2 के साथ टच में है, और गियर 2 फिर है वो 3 के साथ है। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ गियर के ठो है, तो नंबर ऑफ गियर 6 ठो है, तो नंबर ऑफ गियर इक्वल टू 6 है। लेकिन नंबर ऑफ शाफ्ट कितना है? तो नंबर ऑफ शाफ्ट 1 शाफ्ट, 2 शाफ्ट, 3 शाफ्ट और 4 शाफ्ट। तो नंबर ऑफ शाफ्ट 4 ठो है। तो इस मतलब कि यहां से पता चलता है कि कुछ गियर के साथ एक शाफ्ट है, जैसे कि 3 और 2 के साथ एक शाफ्ट कॉमन शाफ्ट है, 4 एंड 5 के साथ एक कॉमन शाफ्ट है। तो जिसमें कॉमन शाफ्ट सामने आए उसी को बोलते हैं कंपाउंड गियर। तो ये हो गया कंपाउंड गियर ट्रेन। तो कंपाउंड गियर ट्रेन मतलब जिसमें एक से ज्यादा, मतलब जिसमें नंबर ऑफ गियर एक शाफ्ट में रहता है। तो अब तो देखते हैं, अगर एन फर्स्ट वन का रोटेशनल ओमेगा 1 हुआ इस डायरेक्शंस में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में, तो जो 2 नंबर वाला गियर है वो 1 के साथ अटैच में है। तो 1 के साथ अटैच में है, तो ये अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो 2 नंबर क्लॉकवाइज घूमेगा। ओके, लेकिन जब 2 नंबर क्लॉकवाइज घूमेगा तब 3 नंबर, क्योंकि 3 कंपाउंड है इसके साथ है, ऐसा नहीं कि ओड है, ओड है 1 2 3 ओड है, लेकिन 2 के साथ कंपाउंड है, तो 2 जैसा घूमेगा 3 भी वैसा ही घूमेगा क्लॉकवाइज। अब देखो 3 नंबर का जो गियर है वो 4 नंबर के साथ जुड़ा हुआ है, 4 नंबर के साथ। तो जब 3 एंटी क्लॉकवाइज घुमा तब ये 4 घूमेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमेगा मेरा 4। तो 4 के साथ 5 कंपाउंड गियर है, तो 5 भी इसी डायरेक्शन पे घूमेगा। लेकिन फिर 5 6 के साथ घुमा हुआ है, तो इसका डायरेक्शन किसी उल्टा घूमेगा। तो इसमें हम लोग ऑड और इवन नंबर से कैलकुलेट नहीं कर सकते कि किसका डायरेक्शन किधर होगा, ठीक है ना।
जब तक ये पता ना चले कि कौन सा गियर किसके साथ कंपाउंड किया गया है। नीचे में कुछ तस्वीर दिया गया है, नीचे में जो तस्वीर है वो गियर बॉक्स का तस्वीर दिया हुआ है। गियर बॉक्स जब हम बाइक चलाते हैं या फोर व्हीलर चलाते हैं तो हम गियर चेंज करते हैं, गियर 1, गियर 2, गियर 3, रिवर्स, ओके, या टॉप गियर इसको बोलते हैं। तो ये गियर बॉक्स होता है, उसमें बहुत, तो ये स्पीड में जो बदलाव आता है वो गियर बॉक्स के मदद से आता है। तो देखो ये गियर बॉक्स है, तो गियर बॉक्स में कंपाउंड गियर होता है। अगर तुम लोग को सामने तस्वीर दिखाई देता होगा साफ साफ, ये तुमको लेथ मशीन का गियर चक है। देखो यहाँ पे एक गियर है, ये जो गियर है ये गियर इसके साथ में जुटा हुआ है, फिर ये गियर इसके साथ जुटा हुआ, तो ये एक दूसरे कंपाउंड गियर हुआ। जैसे यहाँ पे देखोगे कि तो एक गियर, ये गियर, एक गियर क्या है, तो कंपाउंड गियर है, क्योंकि एक ही शाफ्ट में सबका सब एक शाफ्ट है। तो एक शाफ्ट में एक गियर, दो गियर, तीन, चार, चारों का चारों एक गियर में है, ठीक है, तो सबका स्पीड एक होगा। दूसरा शाफ्ट देखो यहाँ पर है, तो इसमें कितना गियर, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच गियर है। तो ये दूसरे शाफ्ट के में पांच गियर है। तो इसको पिक्चर में कैसे बनाएंगे, पिक्चर बनाएंगे ऐसे, एक शाफ्ट हुआ तो एक गियर इसी के अंदर है, दूसरा गियर भी इसी के अंदर है, तीसरा गियर इसी के अंदर, इस तरह का होगा। तो एक शाफ्ट में तो एक, दो, तीन, जितना भी है, चार, पांच है, तुमको बना सकते हो। ये मान लो इसमें एक गियर, दो गियर और तीन गियर, तो एक शाफ्ट में इस वाले में तीन गियर है, तो उसका तस्वीर बनाने का मन होगा तो हम यहाँ पे बना सकते हैं ऐसे में, तो सबका स्पीड एक होगा। तो ये मेरा एग्जांपल था कंपाउंड गियर का। थोड़ा इसका भी देखते हैं ट्रेन वैल्यू कैसे निकलता है। तो 1/2 करेंगे, जैसे कि जो ऊपर वाला तस्वीर था उसको दिखाएंगे, तो 2/1 करेंगे, ओके 2/1 करेंगे तो इसका फॉर्मूला ये निकल गया, पहला से लेकर दूसरा के लिए। तो हम ऊपर वाले को ही थोड़ा सा हम करके दिखाएंगे, एक बार यहाँ पे करके दिखाएंगे, फिर तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि वो नीचे में इक्वेशन कैसे लाया गया है। तो जैसे 1 और ये 2, तो 1 के साथ 2 मैच किया हुआ, तो उसमें क्या लिखेंगे कि n2/n1 इक्वल टू t1/t2 लिख देंगे। तो 1 और 2 के लिए सही है। अब मेरा क्वेश्चन है कि बताओ 2 से 3 के लिए क्या होगा। तो 2 से 3 के लिए क्या लिख सकते हो, जैसे 1 से 2, तो 2 को यहाँ किए 1 के, अब लिखना 2 से 3 के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे कि ना n3/n2 लिखेंगे, क्योंकि 2 1 मतलब 1 से 2 गया तो इसलिए 2 को ऊपर लिखे। तो यहाँ पे 2 से 3 गया तो 3 को ऊपर लिखे, 2 1 को। तीस क्या लिखेंगे, तीस लिखेंगे t2/t3, क्लियर। लेकिन यहाँ पे n3 और n2 एक शाफ्ट में है, तो रोटेशन दोनों का एक होगा, तो ये तुमको इसका जो रेशियो होगा वो 1 होगा, उसका रेशियो मेरा 1 हो जाएगा। तो जहां पे कंपाउंड होता है वहां पे दो रेशियो, स्पीड का रेशियो जो होता है, वेलोसिटी का रेशियो, वो सेम हो जाता है। तो उसी चीज को यहाँ पे करके दिखाया गया है। तो n2/n1 इक्वल टू t1/t2 कर दिया गया है। अब n4/n3 के लिए किया जाएगा, क्योंकि वो तो मेरा 1 हो गया था, तो अब n4/n3 के लिए चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि देखो ये 3 जो है, 3 नंबर गियर, वो 4 के साथ में अटैच है, तो हम 3 से 4 लेंगे, ठीक है, क्लियर। लेकिन उसके बाद जो 6 है वो 5 के साथ है, तो 4 से 5 नहीं लेंगे क्योंकि उसका एक कंपाउंड है, लेकिन फिर 5 से 6 लेंगे क्योंकि इसके साथ इसका सिंपल ट्रेन बना हुआ, इसके साथ बना हुआ है। तो वहां पे इसी चीज को हम यहाँ पे लिए हुए हैं। तो n4/n3 को किए, फिर n6/n5, फिर सबको मल्टीप्लाई कर दिए। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रिजल्ट हो गया। तो n2/n1, n4/n2, अब यहाँ पे मेरा हो गया, जो कटता है उसको काट देंगे हम लोग हैं। तो n2 कैंसिल, n4 कैंसिल, बच गया कितना, n6/n1। तो जो 6 है और 1 है, मतलब आउटपुट बाय इनपुट, तो नंबर ऑफ टीथ क्या बच गया, इसमें कोई भी टीथ कैंसिल नहीं हुआ, t1/t2, t3/t4, t5/t6, इसमें कोई नंबर ऑफ टीथ कटा नहीं है, तो ये 3 नंबर टीथ आया। सिंपल वाले में क्या होता, अगर सिंपल होता तो क्या लिखते, तो n6/n1 इक्वल टू t1/t6 लिखते फॉर सिंपल के लिए।
एक कंपाउंड के लिए क्या हो गया कि टीथ का प्रोडक्शन आया है, इसलिए 10 वैल्यू को बोलते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ टीथ ऑफ द ड्राइविंग गियर एंड द प्रोडक्ट ऑफ द टीथ ऑफ द ड्राइविंग गियर। ड्राइविंग गियर का मतलब होता है जिसको जो चलाने वाला है, ठीक है ना, चलाने वाला ड्राइविंग जिसको चलाया गया है। तो देखो T1 क्या है, मेरा ड्राइवर हुआ, T2 ड्राइवन हुआ, T3 T4 के लिए T3 जो हो गया वो ड्राइवर हो गया, T4 ड्राइवन हो गया, T5 अब T5 T6 के लिए क्या होगा, तो T5 जो हो गया वो ड्राइवर हो गया, ये 6 नंबर ड्राइवन हो गया 4 5 एंड 6 के लिए। बस वही चीज यहाँ पे चीज को लिखा हुआ मेरा है, तो T5/T6 द प्रोडक्ट ऑफ द टोटल ड्राइविंग गियर टू द ड्राइवर। तो यहाँ पर ड्राइविंग को हम लोग बोल सकते हो ड्राइवर। ओके, तो ये हो गया ट्रेन वैल्यू। तो स्पीड रेशियो क्या निकलेगा, इसका स्पीड रेशियो निकल जाएगा N1/N6। जस्ट इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। अब आते हैं रिवर्टेड गियर ट्रेन। अब रिवर्टेड गियर ट्रेन का क्या मतलब होता है, अब रिवर्टेड गियर ट्रेन का क्या होता है, इसका तस्वीर ये यहां पर है। ओके, तो देखोगे कि ये गियर 1 है, गियर 2 है, ये गियर 3, ये गियर 4 है। तो गियर 1 गियर 2 के साथ है, गियर 2 गियर 3 के साथ है, और गियर 3 गियर 4 के साथ है। रिवर्टेड गियर ट्रेन का जो इनपुट शाफ्ट का एक्सिस है वो आउटपुट शाफ्ट के एक्सिस के साथ होगा, मतलब कोइंसाइड करेगा। कोइंसाइड मतलब एक एक्सिस में होगा। और 2 और 3 जो होता है वो कंपाउंड गियर होगा। कंपाउंड गियर मतलब कि 2 3 एक ही कॉमन शाफ्ट। यहाँ पे कितना शाफ्ट है, यहाँ पे टोटल 3 शाफ्ट है। नंबर शाफ्ट 1, ये दूसरा शाफ्ट, ये तीसरा शाफ्ट, मतलब यहाँ पे लेते A B C या 3 शाफ्ट है ABC। इसमें से A और C सिंपल है और B जो है वो कंपाउंड है, वो 2 और 3 के साथ कंपाउंड है। ओके, तो यही हमारा रिवर्टेड गियर ट्रेन होता है। तो इफ द एक्सेस ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट व्हील, मतलब पहला और लास्ट व्हील का एक्सेस जो होता है वो कोइंसाइड कर जाता है, इसको बोलते हैं रिवर्टेड गियर ट्रेन। और इसका यूज हम लोग कहाँ पर करते हैं, जो घड़ी में जो घड़ी होता है हम लोग का क्लॉक से, उसमें जो गियर का मैकेनिज्म यूज होता है हमारा है, वो ही हमारा रिवर्टेड गियर का एग्जाम्पल है। उसी तरह से सिंपल लेथ में जो हम यूज करते हैं वो भी हमारा एज ए रिवर्टेड गियर होता है। ओके, अब थोड़ा इसका मैकेनिज्म, थोड़ा सा हम फॉर्मूला देख लेते हैं कि क्या हमारा फॉर्मूला होता है। शुरुआत करते हैं हम लोग 1 से 2। ओके, उसके बाद हम लोग चलते हैं इस इधर से चलते हैं। तो अगर हम लोग 1 से 2 करेंगे तो क्या लिखते हैं, N2/N1 इक्वल टू पास कर रहे, फिर नहीं आता है आवाज वहाँ। ओके, तो इसमें लिखेंगे क्या चाहिए, T1/T2 लिख देंगे। अच्छा, तो अब इस वाले केस में तो ये तो कॉमन है क्योंकि कंपाउंड है, तो इसको यूज नहीं करेंगे। अब 3 से 4, क्योंकि ये 4 के लिए 3 क्या हो गया, ड्राइवर, ये हो गया ड्राइवेन। तो अब लिखेंगे N4/N3 इक्वल टू T3/T4, दोनों को गुना कर दो, तो N2/N1 इंटू N4/N3 इक्वल टू T1/T2 इंटू T3/T4।
अब यहाँ पे सिर्फ बच गया N4/N1 और यहाँ हमने लिखा N2/N1 N4/N3। तो देखो यहाँ N2 और N3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि N2 N3 कंपाउंड है, तो जो N2 का स्पीड होगा वही N3 का स्पीड होगा क्योंकि कंपाउंड है, इसलिए बच गया मेरा N4/N1। ओके, ये मेरा फॉर्मूला रिजल्ट आ गया। कैसे आया वहां पर दिखा दिए। अगला चीज जो है एक बहुत यूज होता है फॉर्मूला न्यूमेरिकल बनाने टाइम, वो है मेरा, अगर मान लेते हैं कि R1 इज द रेडियस, रेडियस मतलब ये जो मेरा गियर है इसका रेडियस हम मान लेते हैं R, यहाँ से मान लेते हैं R, ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल, तो ये गोल है, तो इसका रेडियस यहाँ से लेके रेडियस R1 मान लेते हैं। इसका रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस होगी R2, इसका रेडियस हो जाएगा R3 और इसका रेडियस हो जाएगा R4। तो क्योंकि एक्सिस कॉमन है तो इसका टोटल यहाँ से यहाँ तक का दूरी सेम होगा, जो यहाँ से यहाँ तक का दूरी सेम होगा, तो वही लिख दिया कि R1 प्लस R2 इक्वल टू R3 प्लस R4। जो कॉमन डिस्टेंस होगा इस बीच का सेम होगा। लेकिन यहाँ डिस्टेंस खत्म नहीं हुआ है, इस पे अगला अब जो इस पे न्यूमेरिकल कैसे बनता है वो देख लेते हैं। हम कैसे बनाते हैं, हम ये जानते हैं कि गियर जो 1 है वो 2 के साथ कंबाइंड है, 2 के साथ कंबाइंड है, तो इसको नीचे कर देते जरा हम लोग, नीचे बना। अब R1 है तो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो हम जानते हैं मॉड्यूल, क्योंकि एक गियर दूसरे गियर के साथ मैशिंग है, मिला हुआ है, घुमा रहा, तो पक्का इसका मॉड्यूल सेम होगा। तो मॉड्यूल क्या होगा हमेशा D1/T1 फॉर 1 गियर के लिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि T1 को हम लिख सकते हैं, सॉरी, m को मल्टीप्लाई किए तो D1 आ गया, D1 इक्वल टू दिस। तो इसका रेडियस क्या होगा, R1 क्या होगा कि MT1/2 कर दिए। उसी तरह से गियर 2 के लिए क्या निकलेगा, m इक्वल टू मॉड्यूल सेम होगा, D2/T2 निकलेगा। तो देयरफॉर D2 इक्वल टू MT2 निकलेगा। इसका भी रेडियस निकालेंगे क्योंकि डायमीटर का हाफ होता है, तो ये निकल गया मेरा R2। तो इसी तरह से जब R1 R2 करेंगे तो क्या निकलेगा, MT1 हाफ प्लस MT2 हाफ इक्वल टू MT3 हाफ प्लस MT4 हाफ। तो 2 कैंसिल, M कैंसिल, तो निकल जाएगा T1 प्लस T2 इक्वल टू T3 प्लस T4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हमको नंबर ऑफ टीथ निकालने के लिए दिया जाएगा और मेरे पास रेशियो नहीं दिया रहेगा स्पीड का, तो हम अगर टीथ दिया रहेगा तो हम किसी का भी टीथ निकाल सकते हैं। अगर T1 का दिया हुआ रहेगा, T2 का दिया रहेगा, T3 का दिया जाए तो हम T4 का निकाल सकते हैं। ये था मेरा रिवर्टेड गियर का फॉर्मूला, बहुत यूज होता है, बस इतना ही बेसिक फॉर्मूला हमको यूज करना होता है। ठीक है, अब आते हैं लास्ट टॉपिक जो है वो है एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। ओके, ये क्वेश्चन क्या होता है, एक मिनट, इसको इधर रख देते हैं। चलो, अब एपिसाइक्लिक, अब देखो यहाँ पे क्या है कि एक दो गियर है, एक P है एक S है। P को हम बोलते हैं प्लेनेट, P4 प्लेनेट, और S फॉर सन। ठीक ना, तो सन के चारों तरफ प्लेनेट घूमता है। तो इस कंसेप्ट से हम यहाँ पे P और S किताब में लिखता है, P&S। ओके, अब A जो यहाँ पर है, A का मतलब हो गया R में, R मतलब एक लिंक है। तो इस
इस गियर का जो पी है उसका सेंटर से इसको जोड़ दिया गया है। अब ऐसा करते क्या चीज है कि अगर ये जो आर्म है, इस आर्म को अगर फिक्स कर लिया गया, फिक्स का मतलब है कि इसको कहीं वेल्डिंग कर दिया जाए, कहीं रोक दिया जाए कि इसका मूवमेंट नहीं होना चाहिए, इस वाले का सिर्फ मूवमेंट होगा एस और पी का। तो जब ये घूमेगा इस डायरेक्शन में तो इसको घुमाएगा इस डायरेक्शन में। ओके, तो ये बन गया सिंपल ट्रेन। तो अगर आर्म को फिक्स करते हैं तो पी और एस एज ए सिंपल ट्रेन बन जाएगा, इसलिए इसमें कंपाउंड नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या कि आखिर एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन कहते किसको है? एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन होता है कोई इसमें से कोई भी गियर का शाफ्ट, जैसे कि अब तक तुम लोग जितना भी हम पढ़ाए हैं, जैसे सिंपल गियर, इसका शाफ्ट, इसका शाफ्ट, इसका शाफ्ट का अपना अपना रोटेशन फिक्स होगा, ठीक है ना, ये अपने एक्सिस पे ये सब घूमेगा। लेकिन अगर ये गियर इसके एक्सिस के अबाउट घूमे, ये जो है ये इसके अबाउट घूमे, तो ये चीज जब यहां इसके ऊपर घूमता है इसी को बोलते हैं एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। और ये मुमकिन कब होगा? ये मुमकिन तभी होगा जब आर्म मेरा फिक्स्ड नहीं हो। तो ये फिक्स नहीं होना चाहिए। अगर फिक्स हो गया तो ये बन गया सिंपल गियर ट्रेन। तो अगर आर्म को फिक्स करते हैं तो ये बन जाता है सिंपल ट्रेन। और अगर एटलीस्ट वन गियर एक्सिस, चाहे ये एक्सिस हो, चाहे पी का हो, चाहे एस का हो, एटलीस्ट वो एक बार ये रोटेशन इसको करते रहना है दूसरे एक्सिस के अबाउट। तो यही हमारा कंडीशन है एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन का। थर्ड पॉइंट जो है कि अगर हम गियर एक्स को फिक्स कर देते हैं, मतलब ये जो गियर एस है इसको फिक्स, मान लो इसको पकड़ लेते हैं, इसको कस के कहीं कुछ हम पकड़ लेंगे, अब आर में और पी घूमना शुरू कर देगा तो क्या देखेगा कि ये जो पी है इसके अबाउट ये घूमना शुरू कर रहा है। तो इसी को बोलते हैं एपिसाइक्लिक ट्रेन। एपिसाइक्लिक ट्रेन, इसका थोड़ा सा मैथमेटिकली इक्वेशन देख लेते जरा हम लोग हैं, ठीक है। तुम लोग से क्वेश्चन नहीं पूछेगा लेकिन थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए कि आगे जाके इसमें यूज होगा। इसको थोड़ा कॉपी करेंगे हम, बस ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद फिर से हम नया चैप्टर में हम इंटर करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है कि मान लेते हैं कि अगर आर में जीरो रोटेशंस है, जब जीरो रोटेशंस होगा तो इसमें अगर नंबर ऑफ टी एस है टीथ, और इसमें नंबर ऑफ टीथ है पी, नंबर ऑफ टीथ, ओके। इसका डायमीटर है तुमको, रेडियस है आर एस, इसका रेडियस हो गया आर पी, ओके। अब इसमें मान लेते हैं कि ये घूम रहा है दिस डायरेक्शन, एंगुलर वेलोसिटी एन एस से, तो ये घूमेगा दिस डायरेक्शन एन पी से। तो अगर ये मेरा इनपुट है तो ये आउटपुट कहलाएगा। तो आउटपुट का वैल्यू कितना होगा? तो अगर टी एस का रोटेशन, सॉरी इसको मिटाओ, अगर एन एस रोटेशन है एस गियर का, तो एनपी का वैल्यू क्या होगा? तो ये हम जानते हैं कि एन एस मतलब पी आउटपुट बाई एन एस इक्वल टू टी एस बाई टी पी होता है। तो एनपी कैसे होगा? तो टी एस बाई टी पी इंटू एन एस कर देंगे, तो इसका आंसर होगा टी एस बाई टी पी इंटू एन एस, ओके। तो इसी को ऐसा करने के लिए हम लोग इंसर्ट टेबल,
एक हम टेबल बनाते हैं, इसमें लिखते हैं एक्शन, इसमें लिखते हैं आर्म, इसमें लिखते हैं एस रुक का रोटेशन, इसमें लिखते हैं पी का रोटेशन। ठीक है, अब एक्शंस है मेरा, सबसे पहला एक्शंस ये होगा, कहां गया ड्रॉ, कि आर इक्वल टू 0 रोटेशन। तो 0 रोटेशन हो गया, इसमें एक्स का रोटेशन अगर हम लोग दे देते हैं कि एन एस देते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा टी एस बाई टी पी इंटू एन एस। ओके, अगर आर में हम लोग वाई रोटेशन दे देते हैं, वाई रोटेशन देते हैं, मतलब यू आर भी घूमेगा, तो आर में वाई रोटेशन, तो जब ये y घूमेगा तो हो सकता है कि s को घुमाए, तो यहाँ पे y प्लस एन एस एड हो जाएगा। अच्छा, एक चीज यहाँ पे चीज बताने की बात है कि अगर एन एस एंटी क्लॉक वाइज घूमेगा तो एनपी क्लॉक वाइज घूमेगा, तो अगर एन एस को पॉजिटिव माने हैं तो p नेगेटिव होगा, क्योंकि जस्ट इसको उल्टा घूमेगा। तो जब r में y रोटेशन देंगे तो इसमें होगा y माइनस टी एस बाई टी पी इंटू एन एस। बस एक तुमको इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, बस ये एक टेबल तैयार करता है। इसमें अगर क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि अगर इफ आर में रोटेशन इज 0, तो क्या होगा, मतलब y इक्वल टू 0 हो गया। जब y इक्वल टू 0 हो गया तो बताओ np का रोटेशन क्या होगा। तो बस ये क्वेश्चन उठा लो, y इक्वल टू माइनस टी एस टी पी एन एन एस, तो ये मेरा हो गया 0, ये 0 हो गया, 0 तो होगा माइनस टी एस बाई टी पी इंटू एन एस निकल जाएगा। अगर कभी क्वेश्चन पूछ दिया कि आर्म का रोटेशन कुछ दिया हुआ है, अगर आर्म तुमको 210 आरपीएम से घुमा, तब बताइए एनपी का वैल्यू क्या होगा। तब यहाँ पे होगा 210 माइनस टी एस बाई टी पी इंटू एन एस, तो वहां निकल जाएगा एनपी का वैल्यू। बस यही हमें यहाँ पे करना है और हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो हम चलते हैं चैप्टर 1, चैप्टर एनालिस्ट पे हम लोग हैं। नेक्स्ट हम शुरू करने वाले हैं, आज नहीं कैम शुरू करेंगे, कैम एंड फॉलोवर हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो कैम एंड फॉलोवर के बारे में हम अगला दिन, हम इस पे जब भी क्लास शुरू होगा तो हम कैम एंड फॉलोवर पे क्लास लेंगे। तो आज भर के लिए हम क्लास को यहीं ऑफ कर रहे हैं।